हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज हम टेक्निक्स की बात कर लेते हैं जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए हैं, जो साइंटिफिक टेक्निक्स दिए हैं। हमने साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके और वीडियो को देखो, तभी यहाँ आगे समझ में आएगा भाई। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं कर लेते करते हम सबसे पहले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम इसे ब्रीफली देखने वाले हैं। तो देखो पहला जो पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइम स्टडी है, सेकंड पॉइंट है वो फैटिक स्टडी है, थर्ड पॉइंट जो है वो मेथड स्टडी, फोर्थ पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फोर्थ पॉइंट है डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम है, देन फिफ्थ पॉइंट है वो फंक्शनल फोरमैनशिप है। अब देखो फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर हम सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। जो टेलर हैं वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक फैक्ट्री है अगर तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। एक जगह प्लानिंग इंचार्ज होना चाहिए, दूसरी जगह जो होना चाहिए वो प्रोडक्शन इंचार्ज होना चाहिए। देखो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर भी चार तरीके के मैनेजर्स होने चाहिए। पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होने चाहिए, देन सेकंड रूट क्लर्क, देन थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ जो है वो डिसिप्लिन, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा है, आप उस पॉइंट को देख लेना और वहीं पर फोर्थ पॉइंट पे लिख लेना। आप देखो प्रोडक्शन इंचार्ज पे देख लेते हैं। तो देखो प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहले जो बॉस होता है वो स्पीड बॉस होता है, सेकंड जो होता है वो गैंग बॉस होता है, थर्ड जो होता है वो रिपेयर बॉस, और फोर्थ जो होता है वो इंस्पेक्टर होता है। चलो अब हम इसे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, अब हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो टाइम स्टडी के बात कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैनेजर है, उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करवाना है तो सबसे पहले टाइम स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो टाइम स्टडी कैसे कर सकता है कोई भी मैनेजर? तो देखो एक एवरेज वर्कर को काम देना होगा, दूसरे किसी वर्कर को नहीं। जो एवरेज वर्कर है उसको कोई भी एक काम दो, एक जॉब दो, वो जितने भी टाइम में कंप्लीट कर लेता है उस काम को, तो उसको एक स्टैंडर्ड टाइम बना दो। कोई भी इंडिविजुअल वर्कर कम से कम इतने टाइम में काम करे, या उससे कम टाइम में करे, या जो स्टैंडर्ड सेट है उस टाइम पे काम कर सकता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकेंड पॉइंट देखो फैटिक स्टडी। फैटिक स्टडी टेलर कहते हैं कि एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फैटिक को देखे। एक वर्कर जो काम कर रहा है उसको कितनी देर में ब्रेक चाहिए। अगर ज्यादा काम है या ज्यादा बल्क काम है तो उसको 1 आवर में एक बार कितने मिनट का ब्रेक चाहिए, वो सब डिसाइड करना फैटिक स्टडी के अंदर बताया गया है। ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, देखो मेथड स्टडी। तो जो टेलर कहते हैं वो कहते हैं कि मेथड स्टडी में एक मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्निक यूज करी जा रही है, चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्निक की जा रही हो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जा रही हो, या कोई भी टेक्निक यूज की जा रही है, उसमें से बेस्ट सोल्यूशन किस में आ रहा है, उसी टेक्निक को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज की जाए जिससे कि बेस्ट सोल्यूशन निकले। हिट और ट्रायल मेथड का यूज ना किया जाए जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव ना हो पाए। तो ये एक मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस टेक्निक को उसे आना चाहिए। तो देखो फोर्थ में जो है मोशन स्टडी। टेलर कहते हैं कि मोशन स्टडी में एक मैनेजर जो है वो इंश्योर करे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कितना टाइम अपना वेस्ट करते हैं फालतू की एक्टिविटीज करने में रादर देन वर्क। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक काम हो रहा है, जब लंच टाइम होता है तो उनकी कैंटीन जो है वहां से 200 मीटर्स दूर है। मतलब कंपनी जहां वर्कर का काम होता है और वहां से कैंटीन का डिफरेंस दूर है। तो वहां से जब वो कैंटीन जाते हैं और कैंटीन से वहां वापस आते हैं, वहां तक का टाइम जो होता है काफी वेस्ट होता है और वर्कर्स जो होते हैं बेसिकली थक जाते हैं। ये एक पॉइंट जो है वो टेलर कहते हैं। और दूसरा और एग्जांपल से अगर समझ लेते हैं, तो सपोज करो
कि जहां पर वर्कर की मशीन है, जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां से रॉ मटेरियल थोड़ी दूर में रखा हुआ है, 10 या 20 मीटर्स दूर रखा हुआ है, तो बार बार वर्कर को जाना पड़ता है और वहां से सामान लेके रॉ मटेरियल लाके पुट करना पड़ता है मशीन के अंदर, जिसकी वजह से देखो वो मूव कर रहा है, फालतू में अपनी बॉडी को मूव कर रहा है, रॉ मटेरियल को लेने जाता है, फिर लेके आता है, इसकी वजह से उसके अंदर फैटिक आ जाती है, वो प्रॉपर तरीके से काम को नहीं कर पाता। तो मोशन स्टडी में यही बताया गया है कि प्रॉपर जो है रॉ मटेरियल को अवेलेबल कराया जाए पास में मशीन के, जिसकी वजह से वर्कर्स जो हैं वो टाइमली काम को प्रॉपर तरीके से कर पाए, फोकस करके कर पाए। देन इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में देख लेते हैं। तो पहले सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं। तो देखो जो टेलर कहते हैं वो कहते हैं कि किसी भी काम को जितना सिंपल किया जा सके उतना सिंपल करो। मान लो कोई भी एक कंपनी है जो 10 टाइप के बिस्किट्स को, 10 वेराइटीज के बिस्किट्स को बनाती है, लेकिन मार्केट में ओनली 5 वेराइटीज के जो बिस्किट्स हैं उनकी सेल हो रही है, बाकी 5 की सेल डाउन है, लेकिन कंपनी प्रोडक्शन करे जा रही थी। तो टेलर कहते हैं कि वो 5 जो प्रोडक्ट्स हैं, जो 5 बिस्किट्स हैं, वेराइटीज हैं जिनकी सेल्स नहीं हो रही, उसे क्या करो, बंद कर दो उसका प्रोडक्शन, ओनली उस पे फोकस करो जिससे तुम्हारा रेवेन्यू आ रहा है, जिससे तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है, जो कंपनी में जिसकी सेल्स इंक्रीज है उस पे फोकस करो, रादर देन कि आप उस चीज को भी बनाए जा रहे हो जिसमें मार्केट में लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वो काम मत करो। और देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इन द सेंस ऑफ स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए प्रोडक्ट का, स्टैंडर्ड शेप होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए प्रोडक्ट का, स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारे चीज को फोकस करके कंपनी को काम करना पड़ता है, तभी प्रॉपर तरीके से मार्केट में उसकी स्ट्रेंथ बनती है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप में हम पढ़ते हैं, देखो ये डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन होता है। अब हम डिवीजन ऑफ वर्क आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क में जो कहते हैं फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर दो तरीके के काम को बांट दो, दो तरीके से, एक में फैक्ट्री मैनेजर्स कर दो और एक तरीके से फैक्ट्री मैनेजर्स जो होते हैं फैक्ट्री के अंदर दो कर दो, प्लानिंग इंचार्ज कर दो और देखो प्रोडक्शन इंचार्ज कर दो। ये देखो टेबल आपको दिख रही है, अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको, इसके अंदर भी 4 तरीके के आप मैनेजर्स को रखो, इधर भी प्लानिंग में भी और प्रोडक्शन में भी, जो इंश्योर करे कि काम प्रॉपर तरीके से हो। तो देखो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होना चाहिए, रूट क्लर्क होना चाहिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होना चाहिए, इसके बाद डिसिप्लिन भी इंश्योर करे। देन प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर होना जरूरी है। यहाँ पर इंस्पेक्टर हम पुलिस वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे बताएंगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इंस्पेक्टर कौन होता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं। देखो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो होता है ना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सबको असाइन करे काम, बताए कि काम क्या करना है और कितना काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है वो बताता है। एंड देन सेकंड पॉइंट, रूट क्लर्क का क्या काम होता है। रूट क्लर्क जो है वो डिसाइड करता है कि जो काम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन को या जो टारगेट है, क्या वो कितना प्रोसेस है, मतलब कितना काम हो चुका है और कितना काम करना बाकी है और कितना टाइम उस काम को करने में लगेगा। एंड देन थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में क्या है, देखो टेलर कहते हैं कि मैनेजर इंश्योर करे कि जो पहले डिटरमाइन करे कि कितना काम करने में टाइम लगेगा, एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा या कितनी कॉस्ट लगेगी उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो मैनेजर इंश्योर करे कि जितने कम से कम टाइम में काम हो सकता है और जितने कम से कम कॉस्ट लगे काम को करने में, वो बेस्ट होना चाहिए। देन थर्ड, इसके बाद हम पॉइंट देख लेते हैं। देखो डिसिप्लिन, यार रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं इस टर्म को। डिसिप्लिन का मतलब कि टाइम पे काम हो, इफेक्टिवली काम होना चाहिए, वर्कर्स लड़ाई ना करेंगे, सारे पॉइंट्स जो है ना वो एक स्टैंडर्ड टाइम पे, स्टैंडर्ड साइज पे और सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके किया गया काम जो होता है वो डिसिप्लिन के अंदर होता है। ये डिसिप्लिन मैनेजर जो है वो इंश्योर करता है। एंड देन देखो अब हम प्रोडक्शन में देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले स्पीड बॉस होता है। स्पीड बॉस का जो काम होता है वो इंश्योर करता है कि जो काम है वो प्रॉपर स्पीड में हो। सपोज करो एक मशीन एक दिन में 100 यूनिट्स बना रही है और दूसरी यूनिट 90 यूनिट बना रही है, तो वो क्यों ऐसा कर रही है, ऐसा उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों अगर सेम मशीन है तो वो सेम आउटपुट
दे, दोनों वर्कर को सेम काम करके देना ही पड़ेगा उसको, ये इंश्योर करना होता है। एंड देन देखो, गैंग बॉस का मतलब समझते हो, सभी गैंग का जो बॉस होता है उसी को गैंग बॉस कहते हैं। ये कंपनी का भी बॉस होता है भाई। देखो यहाँ पर यही इंश्योर करता है कि जो रॉ मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन में वो टाइमली आएगा। अगर रॉ मटेरियल तो आएगा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा बॉस होता है। तो ये कैसे करता है काम को, देखो ये काम को कैसे करेगा। ये सबसे पहले बाहर से सामान को टाइमली मंगा लेगा, वेयर हाउस में रख लेगा। इसके बाद जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो ये रॉ मटेरियल को पुट इन कर देगा, या मतलब ट्रांसफर कर देगा दूसरे जहां डिपार्टमेंट में इसकी जरूरत है। एंड देन इसके बाद रिपेयर बॉस का क्या काम होता है, देखो रिपेयर बॉस जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी रिपेयरेंस का काम होता है वो रिपेयर बॉस के अंडर में होता है, वही सारे रिपेयर के काम को करवाता है। एंड देन इसके बाद देख लेते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब मैंने आपको पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं बताया था। ये देखो इंस्पेक्टर वो ये होता है जो यहाँ पर वो इंस्पेक्टर है जो सिर्फ क्वालिटी को देखता है और टाइम को देखता है कि जो क्वालिटी है, जो पैरामीटर स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं, क्या उस क्वालिटी को या स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हैं ये प्रोडक्ट या नहीं कर रहे। इनकेस अगर नहीं करते तो वो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर का काम ये होता है। देखो लास्ट जो है वो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। यहाँ पर जो मैनेजर है वो क्या करता है, देखो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में जो टेलर हैं वो कहते हैं, ये एक मोटिवेशन का भी पार्ट होता है। ये कहते हैं कि देखो जो काम है उसको काम के हिसाब से पैसा दो। ऐसा नहीं कि एक जो इंडिविजुअल है अगर वो 25 यूनिट्स बना रहा है, तो अगर वो 25 यूनिट बना रहा है तो उसे 100 रुपीज दो, लेकिन अगर दूसरा 30 यूनिट्स बना रहा है तो उसे 120 रुपीज दो। अगर जो ज्यादा काम करेगा उसको उसी हिसाब से क्या करे कि उसको रिवॉर्ड दे। यही जो है वो टेलर इसमें कहते हैं। और बस थैंक यू वेरी मच भाई, इसमें इतना ही था।